जैसे कि हम लोग किसकी बात करें, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको पता है कि जो इंडिया है वो किसके बेस पर है, एग्रीकल्चर बेस्ड है कंट्री। हमारे जो इंडिया की अप्रोक्सीमेट 63% इकोनॉमी है वो किस पर डिपेंड करती है, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो बायोटेक के एप्लीकेशन देखते हैं हमें एग्रीकल्चर। तो पहले क्या देखना हमें, बायोटेक एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। गेट बंद करते हैं। एग्रीकल्चर चलने ठीक है। तो बायोटेक एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में देखते हैं हम लोग। अब देखो होता क्या है, एग्रीकल्चर में हम लोग बायोटेक को हमने क्यों अप्लाई किया। देखो होता क्या था बेटा, इंडिया में ट्रेडिशनली एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर होती थी। क्या होती थी हमारी जो पहले एग्रीकल्चर थी, कौन सी थी वो, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। बेटा एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि हम लोग किसको यूज करते थे, हम लोग फर्टिलाइजर्स, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को हम लोग यूज करते थे। एक्चुअली हुआ क्या था, आफ्टर इंडिपेंडेंस जब भारत आजाद हुआ तो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, अप्रोक्सीमेट 350 मिलियन थी। कितनी थी, 350 मिलियन। अब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, प्रोडक्टिविटी उस हिसाब से क्रॉप की नहीं हो रही थी, तो इंडिया में उस टाइम पे ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया। जो इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो स्वामीनाथन है। स्वामीनाथन ने बीज की हाइब्रिड वैरायटी तैयार करी थी। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि इंडिया में जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही थी उस हिसाब से क्रॉप का प्रोडक्शन हो नहीं रहा था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या किया गया कि वहां पर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज को इंक्रीज किया गया कि अगर हम ज्यादा अमाउंट में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। समझे मेरी बात। तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में क्या था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद इंडिया में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज ज्यादा हुआ, जिस वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी। बट कंडीशन क्या बनी कि अगर हम ज्यादा अमाउंट में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाएगी। क्रॉप का प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी बट एक तरफ तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है, दूसरी तरफ जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा था। उस केस के लिए क्या किया, तो हमारी एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर यूज करने के दो नुकसान हुए। पहला, जो क्रॉप की फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही थी। दूसरा, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही थी उस हिसाब से हमें प्रोडक्टिविटी मिल ही नहीं रही थी। तो हमने इसको रिजोल्व किया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग किसको यूज करा, फिर हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज किया। ऑर्गेनिक बेस्ड एग्रीकल्चर पर हम लोग आए। इस पर आए, ऑर्गेनिक बेस्ड एग्रीकल्चर पे हम लोग आए। अब ऑर्गेनिक बेस्ड एग्रीकल्चर में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई। प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई, सोइल की फर्टिलिटी का रेट भी कम हो गया, डिक्रीज होने का। बट प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं थी जिस हिसाब से क्या हो रहा था, जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही थी। उसके अलावा अब इस कंडीशन में आते आते बहुत सारे इंसेक्ट्स, पेस्ट, वो क्या करते थे, वो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाते थे। तो एक तरफ तो प्रोडक्टिविटी उस रेट से बढ़ ही नहीं रही जिस जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ क्या हो रहा था, दूसरी तरफ इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स हमारी, या पेस्टिसाइड्स या पेस्ट क्या कर रहे थे, इंसेक्ट्स, पेस्ट, फंगस हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो इसका तरीका क्या हुआ, इसको कैसे रिजोल्व किया गया, इसको रिजोल्व किया किसको यूज करके, जीएमओ बेस्ड एग्रीकल्चर। अब यहां पर जो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, यहां पर ये क्रोप है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रोप बेस्ड एग्रीकल्चर हमारे पास क्या आई, सोल्यूशन आई हर प्रॉब्लम का। कौन कौन सी प्रॉब्लम थी, जब हमने इसको यूज किया तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी बट उस रेट में नहीं बढ़ रही थी जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही थी। इसकी वजह से हम लोग किसको यूज कर रहे थे इस प्रोसेस में, इस बेस पर हम लोग, या फर्स्ट बेस पर हम लोग क्या यूज कर रहे थे, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, सॉइल की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती चली जा रही थी।
ठीक है ना। ऑर्गेनिक बेस्ड में क्या हुआ, यहाँ पर हमने इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को यूज करना बंद करा, प्रोडक्टिविटी थोड़ी बहुत बढ़ी बट उस रेट में नहीं बढ़ रही थी जिस रेट में बढ़नी चाहिए। इस कंडीशन में क्या था, हमारे पास में हमारी क्रॉप को डिफरेंट टाइप के पेस्ट, डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट, डिफरेंट टाइप के फंगस नुकसान पहुंचाती थी, हमारी क्रॉप खराब हो जा रही थी। तो इन दोनों चीजों को रिमूव करने के लिए हम किस पर आए, फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर पर आए। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अगर हम ग्रो करेंगे तो ये क्या थी, ये सॉइल के अंदर जो मिनरल्स थे उनको सफिशिएंट अमाउंट में यूज करती थी, मतलब अच्छे तरीके से यूज करती थी, कि हमने ऐसी क्रॉप तैयार करी जो सॉइल से कम मिनरल उठाए, ग्रोथ भी अच्छी हो जाए, जिसको पानी की कम जरूरत हो, जो हाई टेम्परेचर पे भी ग्रोथ कर जाए, गर्मी में अच्छे से उग जाए, सर्दी में अच्छे से उग जाए, कोई इंसेक्ट उसके ऊपर एक्ट ना करे, कोई फंगस उसके ऊपर एक्ट ना करे, कोई पेस्ट उसके ऊपर एक्ट ना करे। तो कुल मिला के हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, दूसरी तरफ हमारे दूसरे खर्चे कम हो जाएंगे। भाई पहले हम लोग क्या करते थे, अपनी फसल को इंसेक्ट से बचाने के लिए क्या करते थे, इंसेक्टिसाइड यूज करते थे। अब ये वाली क्रॉप हमारी कैसी थी, जो कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट थी, तो इंसेक्टिसाइड का खर्चा हमारा बच गया और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। तो कुल मिला के इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड मतलब कंट्री है। तो यहाँ पर पहले एग्रोकेमिकल बेस्ड थी, उसके अपने कुछ नुकसान थे, ऑर्गेनिक का अपना कुछ नुकसान था, ठीक है ना। फिर हम लोग किस पर आए, हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बेस्ड पर एग्रीकल्चर पर आए। क्यों आए, क्योंकि इंडिया की सबसे ज्यादा इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे है। तो इसलिए इंडिया में सबसे ज्यादा बायोटेक एप्लीकेशन कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर में। क्लियर हुआ, समझ गए। उसके अलावा क्या चीजें होती हैं कि बायोटेक ने जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज थी, डिफरेंट इंडस्ट्रीज को भी दूसरे सोर्स दिए, मतलब जैसे कि इंडस्ट्रीज क्या करती थी, फाइबर के लिए, फ्यूल के लिए, दवाइयों के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए, स्टार्च के लिए, किस पर डिपेंड करती थी वो, फॉरेस्ट पे डिपेंड करता था, प्लांट्स पे डिपेंड करता था, मतलब हमारे नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड करता था। तो बायोटेक की वजह से ऐसे प्लांट्स जेनेटिकली मॉडिफाई करके उगाए जाने लगे कि जिनकी वजह से, भाई जेनेटिकली मॉडिफाई करा प्लांट, उसको हमने ऐसी लैंड पे ग्रो करा दी जो वेस्ट लैंड, जो कैसी लैंड थी, वेस्ट लैंड थी, वहां उनको ग्रोथ कराई गई। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, चाहे वो फार्मा की हो, चाहे वो फाइबर के लिए हो, चाहे वो स्टार्च के लिए, एक्सवाइजेड किसी भी चीज के लिए अगर होगी, तो वो हमारे जंगलों पे नहीं गई, फिर वो क्या करा, वेस्ट लैंड पर जो हमने प्लांट उगा रखे थे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड थे, फिर वो उन पर डिपेंड हो गए। तो हमारे फॉरेस्ट वगैरह भी बच गए और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी हो गई। ठीक है भाई, तो ये था पूरा का पूरा अभी तक के बायोटेक एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में कुछ और एस्पेक्ट दिए हैं, ये तो नॉर्मल था, हमने किस किस बेस पर हम लोग, हमें बायोटेक को क्यों अप्लाई करना पड़ा एग्रीकल्चर में, अभी तो मैंने ये बताया है आपको पूरा। अब हमने देखा है कि जीएमओ बेस्ड एग्रीकल्चर जब हमने यूज करा तो हमने उसमें कैसे क्रॉप तैयार करी। लास्ट वाला पॉइंट मेरा तीसरा पॉइंट क्या था, मेरा तीसरा पॉइंट था जीएम क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है ना, जीएम क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। अगर हम लोग इसको पढ़ते हैं जीएम बेस्ड क्रॉप एग्रीकल्चर में, तो क्या क्या चीजें आती है बेटा यहाँ पर, यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, हमने ऐसी क्रॉप तैयार करी, क्रॉप रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट अगेंस्ट, अगेंस्ट अबायोटिक, अबायोटिक स्ट्रेस। समझ गए मेरी बात, रेजिस्टेंट अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस कौन कौन से होते हैं बेटा, एबायोटिक स्ट्रेस हो गया, कोल्ड हो गया, टेम्परेचर हो गया, फ्लड हो गया, ड्राउट हो गया, तो वो सारे के सारे, समझे मेरी बात। तो रेजिस्टेंट अगेंस्ट, हमने ऐसी क्रॉप तैयार करी जो कि एबायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट थी, मतलब जो कम पानी में भी ग्रोथ कर जाती थी, ठीक है ना, ज्यादा टेम्परेचर में भी ग्रोथ कर रही थी। जैसे गर्मी में कौन सी हम क्रॉप उगाते हैं, बाजरा वगैरह होते हैं, तो वो ज्यादा है, क्योंकि अब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उस केस में बाजरा हम इजिली ग्रो करा सके, पहला। दूसरा क्या था, ये तो भी रेजिस्टेंट अगेंस्ट एबायोटिक फैक्टर। अब दूसरा बायोटिक फैक्टर भी यहां पर आते हैं, तो रेजिस्टेंट अगेंस्ट बायोटिक फैक्टर्स। बेटा बायोटिक फैक्टर्स में
कौन कौन से आएंगे? पेस्ट आएगा, पेस्ट के अगेंस्ट। दूसरा जो हम लोग सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, इंसेक्ट। तो पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी हमने तैयार करी जिसके ऊपर पेस्ट का इफेक्ट नहीं हो रहा था। इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी तैयार करी जिसके ऊपर इंसेक्ट अपना इफेक्ट दिखा ही नहीं पा रहे थे। समझ गए मेरी बात? इसके अलावा क्रॉप टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। समझ गए? क्या करने के लिए? पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने के लिए। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस समझे क्या होता है? अनादिका बेटा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस समझते हो क्या होता है? अनादिका है क्लास में कि नहीं है? बेटा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस क्या होता है? अच्छा, आनिया बेटा पता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस क्या होता है? देखो अनादिका बेटा, होता क्या है इसमें कि हम लोग, जैसे कि आपके यहाँ जैसे आप लोग वो उगाते हैं ना, मक्की वगैरह मेज वगैरह उगाते हैं ना आप लोग, उगाते हो। अब जैसे मेज है, मेज की क्रॉप तैयार होगी, आपने भुट्टे तोड़े घर में ले आए, घर में लाने के बाद आप उसको हार्वेस्ट करेंगे, आप उसको स्टोर करेंगे। और ड्यूरिंग दिस मतलब जब आप उसको हार्वेस्ट करें, जब आप उसको स्टोर करें, तो उस दौरान आपकी वो जो क्रॉप है उसका नुकसान ना हो, वो बची रहे, यूजेबल कंडीशन में बनी रहे। इसको बोला जाता है टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। हार्वेस्ट का मतलब क्या था? इसको स्टोर करना। स्टोरिंग के दौरान, ये हार्वेस्ट का मतलब क्या हो गया? पोस्ट हार्वेस्टिंग का मतलब हो गया जब उसको खेत से काट के लाके आपने घर में रखा, उस दौरान वहां पर लॉस कम हो, वहां पर लॉस क्या हो? कम हो। इसलिए आप लोगों ने क्या यूज करा? बायोटेक यूज करी टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका। हम लोगों ने बायोटेक का यूज करके बनाया है टोमेटो फ्लेवर सेवर टोमेटो, फ्लेवर सेवर टोमेटो। हमने क्या बनाया है? हमने बायोटेक का यूज करके फ्लेवर को सेफ रखने वाला टोमेटो तैयार किया है। मतलब ये ऐसा टोमेटो था जो जल्दी खराब नहीं होता। ठीक है, नॉर्मली आप टोमेटो घर में रखोगे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद वो खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है वो खराब? उसका रीजन है। तो क्या हुआ कि उसके अंदर एक जीन होता है, उसके अंदर एक जीन होता है, उस जीन के प्रोडक्ट का नाम है पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम उस टोमेटो को खराब करने के में रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने क्या करा? हमने फ्लेवर सेवर टोमेटो बनाया, क्या करके? बाय एलिमिनेशन ऑफ, बाय एलिमिनेशन ऑफ या बाय रिमूवल ऑफ, रिमूवल लिख सकते हैं हम लोग, बाय रिमूवल ऑफ, बाय रिमूवल ऑफ पॉली गैलेक्टो यूरोनीज या यूरेनीज, पॉलीगैलेक्टो यूरेनीज जीन। हमने क्या करा? हमने उस जीन को निकाल दिया जो जीन पॉलीगैलेक्टो यूरेनेज एंजाइम बनाता था। और वो एंजाइम क्या करता था? वो एंजाइम इस टोमेटो क्या करता था? जल्दी पका देता था। अब जब जितनी जल्दी पक जाएगा उतनी जल्दी खराब भी हो जाएगा। तो अगर ये जीन हमने निकाल दिया तो ये टोमेटो क्या हुआ? देर में पकने लगेगा। मतलब इसका जो पकने का ड्यूरेशन था वो क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा, वो बाद में हो जाएगा। इस वजह से ज्यादा लंबे टाइम तक ये स्टोर कर सकते हैं। समझ आई कहानी बेटा? भाई समझ आई चीजें? ये मैंने 3 पॉइंट आपको बताए हैं। अब जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। बेटा ये दिख रहा है जो मैंने अभी बनाया है, दिख रहा है? चलो जी, क्या करी है हमने? इंक्रीज करी है, इंक्रीज करी है इफिशियंसी। तो इंक्रीज इफिशियंसी, इंक्रीज इफिशियंसी हमने
एफिशिएंसी इंक्रीज करी है तो इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स यूजेस, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ, क्या यूज करा बेटा, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स यूजेस, मिनरल्स को यूज करने की एफिशिएंसी बाय प्लांट्स। मतलब क्या हुआ है कि अगर हम इन प्लांट्स को ऐसी सॉइल के अंदर प्रोपगेट कर दे, ऐसी सॉइल के अंदर हम लगा दें जहां पर मिनरल्स कम होता है, जहां पर मिनरल्स कम होता है तो ये क्रॉप क्या करेगी, ये क्रॉप वहां से उस कम अमाउंट में ही मिनरल्स को उठा लेगी और अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल करेगी अपने, मतलब ये होता है ना कुछ जगह ऐसे होता है कि प्लांट ज्यादा अमाउंट में पानी खींचता है अंदर, के साथ ज्यादा अमाउंट में मिनरल्स आ जाते हैं जिसको यूज वो करता नहीं है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हमने ऐसे प्लांट तैयार किए हैं जो कि सफिशिएंट अमाउंट में ही या रिक्वायर्ड अमाउंट में ही मिनरल्स अंदर से उठाता है। तो हम ऐसे प्लांट को कहां ग्रो करा सकते हैं, उस जगह ग्रो करा सकते हैं जहां पर जिस सॉइल में मिनरल्स का अमाउंट कम हो गया। समझ गए मेरी बात। लास्ट है इसका जो हम यूज करते हैं, लास्ट में क्या आता है बेटा, एनहांस न्यूट्रिशनल या इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू, इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। हमने फूड की या क्रॉप की न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज किया है। अब न्यूट्रिशनल वैल्यू का मतलब क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू का मतलब ये है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। एक एग्जांपल होता है हमारा क्या, कि हमने यहाँ पर क्या बनाया है, हमने यहाँ पर बनाया है गोल्डन राइस। क्या बनाया है, गोल्डन राइस। अब एक्चुअली ये गोल्डन राइस ना, इस राइस का कलर गोल्ड के जैसा है, मतलब पीला है, ऐसा गोल्ड के जैसा मतलब ये पीला है, तो इस वजह से इसका नाम क्या रखा, गोल्डन राइस है। अब इसका रंग, इसका जो कलर है वो येलो क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या करता है, इट कैरी या इट कंटेन 3 विटामिन ए जीन। इसके पास में क्या है, इसके पास में विटामिन ए को प्रोड्यूस करने वाले 3 जीन होते हैं। नॉर्मली एक जीन होता है इसमें, बट हमने कितने डाल दिए, हमने 2 डाल दिए, तो इसके पास कितने जीन हो गए, 3 जीन हो गए। और इन 3 जीन की वजह से इसका कलर कैसा हो गया है, गोल्डन हो गया है या येलो हो गया है। अब इसका फायदा क्या, इसका फायदा ये है कि अगर किसी बच्चे की आंखें कमजोर होती हैं अर्ली एज में ही, तो अगर वो इसको, अगर वो गोल्डन राइस को अगर वो कंज्यूम करे, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कंज्यूम करता है रेगुलर वे में, तो उसकी आंखें कमजोर नहीं होगी, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। समझ आया। अगर किसी की आंखें कमजोर हो तो विटामिन ए के हम लोग कैप्सूल वगैरह लेते हैं, या हम लोग फिश खाते हैं, तो इस केस में क्या हुआ, जब विटामिन ए राइस के अंदर ही है तो आप राइस खाओगे तो आपको विटामिन ए मिल जाएगा यहाँ से। तो ये कुछ यूजेस दिए गए हैं आपकी एनसीईआरटी ने कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर के हमें फायदे क्या है। हमने क्रॉप को रेजिस्टेंट बनाया एबायोटिक, हमने रेजिस्टेंट बनाया बायोटिक स्ट्रेस के, हमने रेजिस्टेंट बनाया बायोटिक फैक्टर्स के, हमने क्या करा, हमने रिड्यूस करा, हमने इसकी हेल्प से टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। क्या बनाया, फ्लेवर सेवर टोमेटो, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, फ्लेवर सेवर टोमेटो। क्या करा हमने, उसमें से वो जीन ही निकाल लिया जो जिस जीन, उस जीन का प्रोडक्ट इसको जल्दी पकाने के या खराब करने में काम आता है। फोर्थ क्या हमारा, टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट्स। मतलब हमने क्या करा, हमने ऐसे प्लांट्स बनाए जो प्लांट्स क्या करते थे, जो प्लांट्स ऐसी सॉइल में हम लोग ग्रो कर सकते थे जहां पर मिनरल्स का अमाउंट कम है, तो मतलब उसी में ही वो अपनी ग्रोथ कर लेते थे प्रॉपर वे में। इसके बाद क्या, इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। तो हमने क्या करा, हमने क्रॉप की या प्लांट की न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज किया। क्या एग्जांपल हमारा गोल्डन राइस, यहाँ पर हमने विटामिन ए के एक्स्ट्रा जीन ऐड कर दिए हैं, जिसकी वजह से अगर किसी भी इंडिविजुअल को या किसी बच्चे को अर्ली एज में किसकी प्रॉब्लम है, आई साइट की प्रॉब्लम है, तो अगर वो राइस को रेगुलर वे में कंज्यूम करता है तो उसकी आंखें जल्दी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती हैं, या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, तो ये था तुम्हारा आज का लेक्चर, बायोटेक एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, ये सारा का सारा है। इसके बाद क्या है कि बायोटेक की हेल्प से ही
हमने इंडस्ट्रीज को अल्टरनेट सोर्स दिए हैं फॉर देयर फार्मा प्रोडक्ट, फार्मा रॉ मटेरियल, फॉर स्टार्च रॉ मटेरियल, फॉर फाइबर, ठीक है ना। हमने भी दूसरे मतलब अल्टरनेट हमने कंपनीज वगैरह को दे दिए। अब कल से हम लोग इसका एग्जैक्ट फॉर्म पढ़ के चलेंगे कि क्या क्या यूज है एग्रीकल्चर में बायोटेक के, या डिफरेंट एरियाज में बायोटेक के क्या क्या यूज है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। कल हम लोग मिलेंगे दोबारा से, या मंडे को हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।